द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जितना भी समय है उसमें आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करनी चाहिए और इसी उद्देश्य से हम लोग आपके जो सेकंड पेपर है सामाजिक अध्ययन, उसके टोटल 100 प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से पहले कुछ बातों को जानना आवश्यक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल से ही वायरल फीवर है और तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में हम ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ नहीं पाएंगे। आपको क्या करना है कि जिस प्रकार आप परीक्षा कक्ष में बैठकर अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रश्न भी पढ़ते हैं, विकल्प भी पढ़ते हैं और फटाफट आप टिक भी लगाते जाते हैं, सेम वही काम आपको यहाँ भी करना है। यानी कि प्रश्न को भी पढ़ना है, विकल्प को भी पढ़ना है और जो भी आपका सही आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते भी जाना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे। और हाँ, एक टारगेट हम लोगों ने बनाया है कि जो बाकी के बचे हुए आपके दिन हैं, यानी कि 3 दिन हैं, इसमें सामाजिक अध्ययन के कम से कम हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। क्योंकि आज भी छुट्टी है, आज भी विद्यालय का अवकाश है तो विद्यालय जाना नहीं है, कल भी विद्यालय का अवकाश है तो विद्यालय भैया जाना नहीं है। बढ़िया छुट्टी मिली है, इस छुट्टी के 2 दिन का फ़ायदा उठाइए और लगभग 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसका क्या आंसर हो सकता है उसको बताने की कोशिश करिए। तो पहले प्रश्न में हमारा जो विकल्प रहेगा डायनोसियस, या पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी वाला, पापों से भय वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रश्न भी आपको पढ़ना है और विकल्प भी आपको पढ़ना है। जिस प्रकार से आप परीक्षा कक्ष में बैठकर अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना है। हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो तबीयत खांसी भी आएगी और तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विकल्प बी गोपाल हरि देशमुख को। विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था अरविंद घोष ने। आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 5वें नंबर पर चलते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, कब हुआ था? 1888 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे टी माधवराव। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। फटाफट प्रश्नों को पढ़ना है, विकल्प को भी पढ़ना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। 6ठे नंबर में आपका क्या आंसर हो सकता है? तो 6ठे नंबर में सिर ए अहम अकबर, सॉरी पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 7वें नंबर पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा सही है ये आपको 7वें नंबर में बताना है। ये पहला कथन है, दूसरा कथन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है यही आपको बताना है। तो 7वें नंबर में जो पहला वाला है और जो दूसरा वाला, ये दोनों कथन सही है, यानी कि हमारा विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रकार से अगर हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें तो क्या आपको पसंद है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पर। और हाँ, 9वें नंबर के प्रश्न को पढ़िए और आंसर बताने का कोशिश करिए। कौन सा सही नहीं है यही आपको बताना है। तो ये जो 9वें नंबर में विकल्प डी लिखा गया ये आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। सल्तनत खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था, ये आपका गलत लिखा गया। डी वाला इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर। फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में इसको पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, बाद में विकल्पों को देख लीजिएगा। मनसबदारी व्यवस्था जो थी उसके बारे में 4 कथन लिखे गए हैं और चारों में कौन सा सही है यही आपको बताना है। तो इसमें पहला
सॉरी, पहला और तीसरा आपका सही रहेगा और बाकी सब इसमें गलत रहेंगे। तो पहला और तीसरा कहाँ पर है? विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्नों को फटाफट पढ़ते जाइए और आंसर बताते जाइए। 12 नंबर में क्या आंसर हो सकता है? 12 नंबर में आपका आंसर मिर्जा गालिब होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सही सुमेलित है? किसका जोड़ा सही है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर वाला रफ़ीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यही आपका विकल्प सही है। बाकी सारे विकल्प आपके गलत दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर में माउंटबेटन योजना के बारे में बताना है। ये 4 कथन हैं, इन चारों कथनों में कौन कौन सा सही है, यही आपको बताना है। तो 14 नंबर में कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है? पहले विकल्पों को जरा देख लेते हैं। तो 14 नंबर में आपका जो पहला वाला है ये सही रहेगा, माउंटबेटन योजना के बारे में। दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये तीनों आपके सही रहेंगे। इस प्रकार अगर हम विकल्पों को देखें तो विकल्पों में विकल्पों में आपका 14 नंबर के प्रश्न में कुछ गलतियां हो चुकी हैं। 1 मिनट, ये पहला, तीसरा और चौथा ये आपका सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी वाला सही रहेगा। 1 3 4, 1 3 4 वाला विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा ये 3 आपके सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, 15 नंबर का प्रश्न सामने आ चुका है। भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई गलती होने की इसमें संभावना नहीं होनी चाहिए। पहला हुआ था 1930 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो ये ऐसे प्रश्न तो सबको पता है, कुत्ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल में जो चांदी का मुकुट है वो कुणाल नाम की जगह से प्राप्त हुआ है। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। 18 नंबर चलते हैं। इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता था? तो इंद्र को ऋग्वेद में हम लोग क्या कहते थे? पुरंदर इस नाम से जानते थे। पटना जो शहर है उसको किसने बसाया था? तो पटना शहर को उदयन ने बसाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खजुराहो का मंदिर जो है किसने बनाया? तो 20 नंबर में आपका सी विकल्प चंदेल वंश के राजाओं ने इसे बनाया था। आगे 21 नंबर में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो 21 नंबर में आपका पहला वाला विकल्प जे के मेहता बिल्कुल सही है। 22 नंबर पर चलते हैं। प्रश्नों को पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। 22 नंबर में गुणोत्तर श्रेणी, ये विकल्प भी आपका सही रहेगा। 23 नंबर पर चलते हैं। स्फैतिक अंतराल की अवधारणा किसने दिया था? तो यह है कीन्स महोदय ने इस अवधारणा को दिया था। विकल्प डी आपका सही रहेगा। 24 नंबर पर चलते हैं। मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक जो व्यय होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 24 नंबर पे जो सार्वजनिक व्यय होता है वो घटाना चाहिए। ठीक है, विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें से एक फार्मूला दिया गया है, मांग की कीमत लोचकता का जो मापक होता है वो किस फार्मूले से करते हैं? चलिए, फार्मूला तो हमें याद नहीं है, आप लोग बताइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स हमारा कोई बहुत ज़्यादा मजबूत सब्जेक्ट तो है नहीं, और ये आपका बीए और एमए में जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उस हिसाब से पूछा जा रहा है। तो पहला वाला विकल्प इसमें आपके 25 नंबर के प्रश्न के लिए सही रहेगा। 26 नंबर पर चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है? ये रिकॉर्डो महोदय कथन है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जननांकीय लाभांश की जो घटना है वो किससे संबंधित है? तो कार्यशील आय समूह में जनसंख्या वृद्धि संबंधित है। विकल्प डी वाला यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सीमांत किसान किसे कहा जाता है? सीमांत किसान उसे कहा जाता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर तक यानी कि ज़मीन हो, उसे सीमांत किसान हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में क्या सही हो सकता है? तो 29 नंबर में आपका जो पहला वाला विकल्प रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आप लोग कॉपी और पेन लेके लिखते भी जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, इसको लिखते जाइए। अभी आपको बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और अगले प्रश्न में आपके 30 नंबर में जोड़ा मिलाना है, तो पहले हम लोग जोड़ा मिलाएंगे, विकल्पों को बाद में देखेंगे। ठीक है,
तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये सीधा सीधा जा रहा है और 1983 में जाएगा। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 93 में जाएगा सीधा सीधा। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ये 1982 में जाएगा बिल्कुल सीधा। और व्यापक फसल योजना ये भी 85 में जाएगा। तो बिल्कुल सीधा जोड़ा है, कोई इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 यही क्रम बन रहा है और 1 2 3 4 आपके पहले वाले विकल्प में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में क्या सही रहेगा? किस काल को अवास्तविक बताया है कीन्स ने? तो अति दीर्घकाल, ये विकल्प डी वाला अवास्तविक है। विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 32 नंबर में क्या सही हो सकता है? 32 नंबर में हमारा विकल्प ए वाला उद्योग बिल्कुल सही रहेगा। 33 नंबर पर चलते हैं। तो 33 नंबर में जो आपका प्रश्न होगा वो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही होंगे, यानी कि विकल्प डी आपका इस प्रश्न के लिए सही रहेगा। 34 नंबर में आपका क्या सही होगा? कथन आपके दिए गए हैं, उन पर विचार करना है और कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो पढ़ लीजिए आराम से कथनों को। तो यहाँ पर जो पहला वाला कथन है ये भी सही है, जो दूसरा है ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार विकल्प ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। हेराल्ड डोमार मॉडल की बात करते हैं। चलिए इस 35 नंबर में क्या आंसर हो सकता है? तो 35 नंबर का जो विकल्प रहेगा वो निवेश वृद्धि, पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। फटाफट प्रश्नों को पढ़ना है, फटाफट विकल्प को पढ़ना है और बहुत ही तेज स्पीड में आंसर देने की कोशिश करना है। 36 नंबर में कौन सा आपका सही रहेगा? तो 36 नंबर में बी वाला, सॉरी एक मिनट, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। साधन उपलब्धता में अंतर होता है, बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 37 नंबर पर चलते हैं। रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडल का संबंध किससे है? और 4 चीज़ें दी गई है, किस किस से भैया इसका संबंध है यही आपको बताना है। तो इसका संबंध पहले से है और ये दूसरे से है, ठीक है, यानी कि इसमें आपका पहला और दूसरा विकल्प सही रहेगा। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं, इसको कब लागू किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में लागू किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अरे हाँ, तो 39 नंबर का प्रश्न आप लोग पढ़ चुके होंगे। 39 नंबर में कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए? 39 नंबर में ये बी वाला आंसर जो आपका है ये बिल्कुल सही रहेगा। अभी आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न चल रहे हैं इसलिए आप लोग थोड़ा बोर हो रहे होंगे। आगे जब ज्योग्राफी और पॉलिटी आएगी तो बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। 40 नंबर का प्रश्न पढ़िए और इसमें कौन सा सही रहेगा बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प मुद्रा अर्थव्यवस्था आपका सही रहेगा। 41 नंबर पर बढ़ते हैं। 41 नंबर में क्या आपका सही होना चाहिए? 41 नंबर में आपका सी वाला विकल्प नव उपभोक्ता मांगों की खोज, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 42 नंबर पर चलते हैं। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति आवश्यक होती है, ऐसा किसने कहा था? सॉरी, यह कथन सत्य है अथवा असत्य है ये बताना है। तो कुछ सीमा तक ये सत्य है, यानी कि अब इस प्रकार के थोड़ा कन्फ्यूज करने वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 4 10 प्रश्न तो आपको पेपर में इस प्रकार से मिलेंगे ही कि उसका क्या मतलब होता है आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आगे एक पुस्तक लिखी गई है, इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। तो इसके जो राइटर हैं 43 नंबर में कीन्स महोदय हैं, ठीक है। विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 44 नंबर पर पढ़ते हैं। 44 नंबर में क्या विकल्प आपका सही होना चाहिए? 44 नंबर का विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। 45 नंबर में एक फार्मूला दिया गया है, पीगू के परिवर्तित कैम्ब्रिज समीकरण को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये समीकरण कौन सा बन सकता है 45 नंबर में? तो ये आपका विकल्प सी वाला समीकरण है, ठीक है। बहुत डिटेल में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो सबको पता है वो कांगो नदी है,
ठीक है। आगे बढ़ती है, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो सीसा और जस्ता को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चाय की खेती मानसूनी जलवायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है। आगे बढ़ते हैं, फुल्लहर झील कहाँ पर है? तो फुल्लहर जो झील है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 डिग्री चैनल किसको आपस में अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये आपस में अलग करता है। आगे बढ़ते हैं, हिंद महासागर पश्चिम में किस महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो हिंद महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। 52 नंबर में क्या आंसर हो सकता है? तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क में सबसे सर्वाधिक मात्रा में गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है। तो सॉरी राजा, एक मिनट, यहाँ पर जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं। 52 नंबर का जो राजा जी राष्ट्रीय पार्क है वो एशियाई हाथियों के लिए फेमस है। विकल्प बी आपका सही रहेगा 52 नंबर पर। ठीक है। 53 नंबर पर चलते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नंदा देवी कहाँ पर है? ये आपके उत्तर प्रदेश के ऊपर यानी कि उत्तराखंड में है। ठीक है। आगे 54 नंबर पे कथन और निष्कर्ष के प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले कथन और निष्कर्ष आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे। कथन और कारण का प्रश्न है, तो जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। कथन सही है, कारण सही है, या अथवा दोनों गलत हैं, क्या सही रहेगा? 54 नंबर में ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कथन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको सही प्रतीत होगा, लेकिन कारण आपको गलत प्रतीत होगा। यानी कथन सही है और कारण जो लिखा गया है वो गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका विकल्प सी वाला, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर पर। तो 55 नंबर में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो फंडी घाटी में आता है। ठीक है। मिश्रित ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो दिए गए विकल्पों में आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। देखिए भैया, अब आपको परेशान नहीं होना है, इसी प्रकार से प्रश्न आपको लगाना है। बस धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को देखते रहिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। बोर होके वीडियो बीच में छोड़कर आपको नहीं जाना है। ठीक है। थोड़ा सा सहयोग करिए, सारे प्रश्नों को हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और आप लोग भी अपने सेहत का ध्यान रखिए, गर्म पानी पीजिए, थोड़ा ठंडी गर्म से अपने आप शरीर को बचाइए क्योंकि आप सभी लोगों को पेपर देना है। ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का क्या अनुपात है? तो खारा जल 9.7% है और मृदु जल जो पीने वाला पानी है 0.3% है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। वैसे अधिकांश किताबों में ये वाला विकल्प दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट जो है विकल्प डी वाला आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण की समस्या को सबसे अधिक विकृत किसने किया? तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ने सबसे ज़्यादा विकृत किया है। पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए बताइए, विषुवत-रेखीय पेटी जो दक्षिणी थाईलैंड और मलाया में पाई जाती है, वहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? तो मलाया यानी कि आपके मलेशिया के जो रीजन है वहाँ पर सेमांग जनजाति निवास करती है। चलिए 60 नंबर में आपका क्या आंसर हो सकता है? तो 60 नंबर का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 4 जुलाई। 61 नंबर का क्या आंसर होगा? तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजनीतिक भूगोल नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। 62 नंबर पर आग्नेय सेल कहलाती हैं। तो आग्नेय सेल जो होती हैं वो मौलिक सेल होती हैं। 62 नंबर के बी विकल्प हमारा सही रहेगा। 63 नंबर को प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर जो है बताने की कोशिश करिए। 63 नंबर में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। इस प्रकार आपका विकल्प डी इस प्रश्न के लिए सही रहेगा। 64 नंबर का क्या आंसर हो सकता है? उड़ान जो गैस आधारित शक्ति परियोजना है ये कहाँ की है? ये आपके महाराष्ट्र की है। तो विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 65 नंबर पर कौन सी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो 65 नंबर में महोगनी जो है वो हिमालय क्षेत्र में नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना है।
तो यहाँ पर साल्ट रेंज भारत और एशिया में पाई जाती है, ये वाला आपका जोड़ा बिल्कुल गलत है, यानी कि यही वाला हमारा बिल्कुल सही है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है 67 नंबर में, तो ये कहा जाता है रांची को। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है ये बताना है, तो ये है कहाँ की, जर्मनी की। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर के प्रश्न पर, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर आंसर बताने की कोशिश करिए। यहाँ से हमारे पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं 69 नंबर से। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प आर्टिकल 134A को मिलाकर आर्टिकल 132 को पढ़ना, ये आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। 60 नंबर पर चलते हैं। मनरेगा कार्यक्रम किस आर्टिकल के तहत लाया गया है, तो ये आर्टिकल 43 के तहत लाया गया है, विकल्प आपका पहला वाला सही रहेगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ऐसे वन लाइनर प्रश्न तो छोड़ना नहीं है, मालवंकर साहब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, विकल्प डी आपका सही रहेगा। 72 नंबर पर चलते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान सभा निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था, तो सिर्फ संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, 72 नंबर में आपको यही बताना है। बैटरी भी लो हो चुकी है, चलिए कोई बात नहीं। एम.एन. रॉय हमारा पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 73 नंबर के प्रश्न पर। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कभी गलत नहीं करना है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर पर। 1 मिनट। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल सबको पता है, आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। आगे, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1990 में किया गया था, 75 नंबर में। छठे नंबर पर चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो संविधान के किस भाग में लिखा गया है, तो वो संविधान के भाग 11 में लिखा गया है, पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। 77 नंबर का प्रश्न आपको पढ़ना है और इसका आंसर बताने की कोशिश करना है। तो 77 नंबर के प्रश्न में आपका विकल्प सी भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर पर। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो बहुत ही आसान है, हमारे यहाँ संस्थात्मक शासन प्रणाली है, विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 79 नंबर में कौन सा आपका विकल्प सही हो सकता है, तो 79 नंबर में आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर के प्रश्न पर। चलिए भैया 80 नंबर का प्रश्न पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। 80 नंबर में आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर पर। 81 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है, हाँ इसमें सारे नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं और उसको क्रम से लगाना है कि कौन पहले आएगा फिर बाद में कौन आएगा। तो PQR 3 नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, क्रम से लगाना है कौन पहले फिर कौन बाद में है। तो 81 नंबर में जो आपका ये P वाला है ये सबसे पहले आएगा, ठीक है, और फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका Q आएगा और फिर आपका R आएगा, यानी कि ये क्रम से दिया ही गया है। तो PQR कहाँ पर है, PQR आपका C में है, तो विकल्प C आपका बिल्कुल सही रहेगा। 82 नंबर पर चलते हैं। हाँ ठीक, तो 82 नंबर में 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ 82 नंबर में आपका पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं, यानी कि आपका विकल्प बी सही रहेगा, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 83 नंबर पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है, तो 83 नंबर का ये मतलब महाभियोग की बात हो रही है, आर्टिकल 61 यहाँ पर सही रहेगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, 84 नंबर में कौन सा सही रहेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई गलत करने की संभावना इसमें नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 नंबर पर। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो भैया राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, किसके द्वारा करती है, तो सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या
संसद को प्रस्तुत करती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है ये आपको बताना है। ABCD ध्यान से पढ़ लीजिए और कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ प्राक्कलन समिति के बारे में B वाला और C वाला जो लिखा गया है ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर आपका विकल्प D सही रहेगा, B और C दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर पर। 88 नंबर में कथन और कारण दिया गया है। तो चलिए भैया कथन और कारण पहले पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत है। कथन को ध्यान से पढ़िए, फिर कारण को भी ध्यान से पढ़िए। तो कथन जो हमारा यहाँ पर लिखा गया है ये तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है ये हमारा बिल्कुल गलत है। तो कथन सही कारण गलत, कथन सही यानी ए सही परंतु आर गलत आपके विकल्प सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है? तो समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो दोनों से संबंधित हैं, यानी संघ और केंद्र, संघ और राज्य दोनों से संबंधित होते हैं, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 90 नंबर पर चलते हैं। इसमें क्या आपका सही रहेगा? 90 नंबर के प्रश्न में दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन संबंधी सुधारों से संबंधित थी, विकल्प बी आपका सही रहेगा। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? कौन से हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, विकल्प सी वाला आपका यहाँ पर सही रहेगा। 92 नंबर में क्या हो सकता है आपका सही? अधिकतम संकटपन्न प्रजाति कौन सी है पक्षियों की? तो यह रहेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अच्छा यहाँ वन है और यहाँ पर जगह के नाम दिए गए हैं, तो सर्वाधिक जैव विविधता 94 नंबर में शांति घाटी केरल में पाई जाएगी। दिए गए विकल्पों की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जीवमंडल आरक्षित जो परिरक्षण क्षेत्र वो कौन से हैं यही आपको बताना है। तो वायुमंडलीय संतुलन के लिए जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र बनाए जाते हैं। अब 96 नंबर से, क्योंकि आप लोग क्या करने वाले हैं भैया कि आप लोग अध्यापक बनने वाले हैं। 4600 पे ग्रेड आपका वेतन है और कुल मिला के लगभग 60,000 वेतन आपको मिलने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को आप 6, 7, 8 के बच्चों को आप पढ़ाने वाले हैं, तो शिक्षण से संबंधित 2-4 प्रश्न तो आने ही चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षण से संबंधित आपके 2-4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में शिक्षण नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। आपको अगर ये प्रश्न सॉल्व करने हैं तो क्या करिएगा, इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डाउनलोड करने के बाद आराम से बैठकर ये सारे प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा और पीछे सबसे नीचे इसका आंसर शीट दी गई है, तो आंसर शीट में आप आंसर अपना चेक कर लीजिएगा। और शिक्षण के प्रश्न सॉल्व करने के लिए ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप पॉजिटिव वे में सॉल्व करिएगा। पॉजिटिव वे का मतलब होता है हमेशा बच्चों के बारे में ही आपको सोचना है। कोई नकारात्मक जो आपका विकल्प होगा उसको आपको टिक कभी भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया हम लोगों ने अपने जो सामाजिक अध्ययन के टोटल 100 प्रश्न थे उसको सॉल्व कर लिया है। इन 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उनको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा यदि आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की कोई मित्र तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हम लोग इसी प्रकार से लगभग बाकी के बचे हुए 3 दिनों में लगभग 15 प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के। तो इसी प्रकार से प्रश्न लगाना है अथवा बोल बोल के प्रश्न लगाना है। जो भी आपके सुझाव हों, जो भी आपको बताना हो कमेंट बॉक्स में सब आप बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।